इतना बेरहम, इतना संगदिल प्रिविलेज क्लास कुर्रे अर्ज पर कहीं नहीं होगी। 10 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 62% लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, माल न्यूट्रिशन है, बदतरीन किस्म की गुर्बत है, खवातीन बच्चे मिनॉरिटीज बदतरीन किस्म के जुल्म इस्तेहसाल का शिकार हैं। यहाँ ये पूरा का पूरा सिस्टम ये जालिम को सपोर्ट कर रहा है और इसमें मुझे जितने भी खतरात हैं, जितने भी मुश्किलात हैं, जितने भी थ्रेट्स हैं, मैं उसको अंगेह कर रहा हूँ। ये बताएं कि ये बारखान का वाक़या है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर कंडेम तो किया लेकिन सोशल मीडिया पे, लेकिन ये असल वाक़या क्या है? आपने इस पे बड़ी बात की, हुआ क्या है इस वाक़े की क्या, और जब आप इस पे काम कर रहे थे तो आपको क्या धमकियाँ या कुछ थ्रेट इस तरह से मिला, कुछ हुआ कुछ? देखिए फ़ारूक साहब, ये अपने बड़े मेरे दिल के तार छेड़ दिए। पाकिस्तान के अंदर इतना जुल्म हो रहा है कि जब आप बनज़र गायर देखेंगे इसको तो आपका जीने से दिल उछाड़ हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे रिटायर्ड जज की पेंशन कितनी है? 10 लाख। आपको पता है कि उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि हमारी 10 लाख रुपए में से 1 पैसा टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स एग्जम्प्टेड पेंशन। आपको पता है चेयरमैन नेब का तनख्वाह कितनी है? 15 लाख। 15 लाख? हाँ। आपको पता है माहाना, आपको पता है उनको इसके अलावा टेलीफोन, बिजली, गैस, पानी, सिक्योरिटी गार्ड, गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल ये मुफ्त होता है। आपको पता है इसके अलावा उनको रिटायरमेंट पर इस्लामाबाद में एक कैनाल के 2 प्लाट भी मुफ्त मिलते हैं। चेयरमैन नेब को, हालांकि वो रिटायर्ड जनरल होते हैं। या आपको पता है कि ये जो मराठी याफ्ता तबका है ये कार, आपको पता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड, उनके मुताबिक पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें यूनाइटेड नेशन की अफसरों की तनख्वाहों से 12% ज़्यादा है। तो ये एक मराठी याफ्ता तबका है, ये कहा रहा है इस मुल्क को। आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की रिपोर्ट 2 साल पहले हुकूमत पाकिस्तान के पास जमा हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो प्रिविलेज क्लास है जी, वो 17.4 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंज्यूम करता है। 17.4 अरब डॉलर, 50% बजट है। और ये प्रिविलेज क्लास कौन? ये प्रिविलेज क्लास जो है इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े बिजनेसमैन, फ्यूडल तबका और मिलिट्री इलीट्स, ये उन्होंने लिखा है कि ये कंज्यूम करता है। अच्छा, ये हमारा इतना बदकिस्मत मुल्क है कि इसमें फ्लो ऑफ वेल्थ ये गरीबों से मालदारों की तरफ है। फ्लो ऑफ वेल्थ जो है, जो सरमाए का, दौलत का बहाव है, वो मालदारों से गरीबों की तरफ नहीं है। हमारे गरीब खून पसीने की कमाई वो मालदारों के जेब में डाल। ये 1% रिपब्लिक है, ये अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का मुल्क है। और मैं पार्लियामेंट में भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान है। ये न सिर्फ मुल्क की दौलत को चूस रहा है, बल्कि आप देखें पेट्रोल माफिया, आप देखें सरिया माफिया, IPPs माफिया, आटा माफिया, आप देखें बैंक माफिया, यानी इन माफिया का कभी आपने प्रॉपर्टी माफिया, आपने कभी सुना है कि इस माफिया के किसी के साथ एहतसाब हुआ है? उल्टा एमनेस्टी स्कीम देके, यानी गुज़िश्ता हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम देके इनसे कहा है कि अपना जितना भी ब्लैक मनी है उसमें से 100 में से 5 रुपए हमें दे दो, 95 की हम आपको रसीद दे देते हैं। गरीब आदमी बिजली का बिल ना दे, उसका मीटर जब्त, वो जेल में। मालदार, अभी जो इस मौजूदा हुकूमत ने नेब का अमेंडमेंट की, उसके मुताबिक 49 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 999 रुपए जो करप्शन करे तो नेब के दायरे इख्तियार से बाहर है। 49 करोड़ से ऊपर, 49 यानी 50 करोड़ से जो कम होगा, हाँ जी, यानी 49 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 999 रुपए, ये नेब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। 50 से ऊपर जाएगी तो नेब, हाँ। तो ये आप ये यहाँ पे पूरी जो लेजिस्लेशन है, यहाँ का जो रियासत का पूरा ढांचा है, वो अशराफिया के लिए, मराठी याफ्ता तबकों के लिए है। और इतना बेरहम, इतना संगदिल प्रिविलेज क्लास कुर्रे अर्ज पर कहीं नहीं होगी जितना इस पाकिस्तान में है।
10 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 62% लोगों को गंदा पानी मिल रहा है पाकिस्तान में, गंदा पानी, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, माल न्यूट्रिशन है, बदतरीन किस्म की गुर्बत है। पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं कि अफ्रीका की सब सहारा रियासतों से ज़्यादा गुर्बत है। ख़वातीन, बच्चे, मिनॉरिटीज़ बदतरीन किस्म के जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार हैं। यहाँ ये पूरा का पूरा सिस्टम ये जालिम को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब आपने बारकान की बात की। बारकान का इशू क्या था? मैंने सेनेट में एक माँ, उसकी 14 साल बेटी और उसकी 6 बेटों की तस्वीरें उठाई कि ये एक सरदार की निजी जेल में है जो कि सूबाई काबीना का मेंबर है बलूचिस्तान का। मैंने नाम नहीं लिया और मैंने एहतियातन इसलिए नाम नहीं लिया कि 99 में 100 में से 1% इसका इम्कान हो कि मेरी ये दावा गलत हो, तो उनकी में मतलब यह है कि डैमेज नहीं करना चाहता था। और रिपोर्ट ये हुआ था कि वजीर साहब ने अपनी निजी जेल में बच्चों को, हाँ, एक माँ को और एक बेटी को 5 साल से रखा हुआ जी। अच्छा, मैंने आईजी से, मैंने डीपीओ से, आईजी से, मैंने चीफ सेक्रेटरी से, मैंने सूबाई हुकूमत से, मैंने वफाक से कि आप इनको रिहा कराएं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और मैंने ये कहा कि देखें, इस पार्लियामेंट में आपने सूरह हशर की आखिरी रुकू की तहरीर की है चेयरमैन सेनेट के कुर्सी नशिस्त के ऊपर, और अल्लाह आपसे पूछेगा, ये पूरी पार्लियामेंट गुनहगार होगी। कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 3 वीक एक वीडियो आई कि वो खातून जो जेल में है, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, उसने कुरान उठाया और वो अवाम से, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से कह रही कि इस कुरान की खातिर मुझे और मेरे बच्चों को इस जेल से निकालो। ये मुल्क है, हमने इसलिए पाकिस्तान हासिल किया था कि जहाँ ये जुल्म होगा, जहाँ लोग कुरान का वास्ता दे के इस कौम की बेटियाँ निजी जेलों में। तो जब ये वीडियो आई, उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैंने फिर आवाज़ उठाई, मैंने फिर तमाम लोगों को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि अब सेंसिटिविटी बढ़ गई है और अब उनकी जिंदगियों को खतरा है। फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 लाशें मिली, जिसमें 2 उनके बेटे थे और एक उस बच्ची की थी जिसका नाम मीरा बीबी था, जो उस खातून की बेटी। हाँ, अमीरा बीबी जो है, नहीं, उस खातून की बेटी नहीं थी। वो थी 18 साल की अमीरा बीबी, जिसने उस खातून की वीडियो बनाई थी। आपको पता है मेडिकल जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस बच्ची को पहले रेप किया गया, ठीक है, उसके बाद इसकी, मैं बता नहीं सकता कि उसकी किस तरह तौहीन की गई, उसके बाद उसको तशद्दुद दे के कत्ल किया गया, उसके बाद उसके चेहरे पर तेज़ाब छिड़का गया, उसके बाद उसको अंधे कुएं में फेंका गया, और यही काम उनके 2 बेटों के साथ हुआ, 3 लाशें। उसके बाद हुकूमत हरकत में आई और वो FC कहती है, बलूचिस्तान पुलिस कहती है, हमें ये एक अनजाने जगह से मिल गए। कहाँ से मिल गए? 5 साल बाद मिल गए आपको। अच्छा, आपको पता है, मैंने जब वो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, मैं खुद क्वेटा गया, मैंने धरना दिया, धरने के बाद जाके उन्होंने सूबाई वजीर को गिरफ्तार कर लिया, और उनके ऊपर पहले से भी मर्डर के कई केसेस चल रहे हैं। गिरफ्तार काबीना का हिस्सा है, हाँ, वजीर है, और उन पे मर्डर के चार्जेस, हाँ, आफ्टर 10 डेज उसकी जमानत हो गई, वापस काबीना का हिस्सा है। आपको पता है वो जो अमीरा बीबी है, इतनी खौफ की फिजा है कि मुझे पता है कि उसका शौहर कौन है, उसके वालिदैन कौन हैं। उनके शौहर, उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदारों ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया, डर और खौफ की वजह से। बलूचिस्तान पुलिस ने उनको लावारिस बलूचिस्तान क्वेटा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ये है पाकिस्तान, ये जुल्म की माजरा के बाद भी उनको कबूल नहीं किया, डर के मारे कि हमें भी इसका। मैंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कहा, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि इस अमीरा बीबी को इसने जान पर खेल कर, इसने जान की कुर्बानी, जिंदगी की कुर्बानी देकर निजी जेलों को हमें बताया है। एक खानदान के कम से कम 5 बंदों को, 6 बंदों को, 4 बेटों और एक माँ और एक बेटी को रिहा कर दिया है। इसको इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ दिया जाए। स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन की, सूबाई हुकूमत उसके ऊपर, वफाकी हुकूमत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। यहाँ पे कौमी एजाज़ात उन लोगों के लिए हैं कि जो इस मुल्क में ख़ास तबके को खुश करते हैं, उनके लिए नहीं है। जो इस मुल्क की हकीकी मानों में खिदमत करते हैं, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी तक उनके लिए
میں سمجھتا ہوں اسی طرح ظلم ہے. اور آپ کو پتہ ہے more than 71 پرائیویٹ جیلز ہیں انٹیریئر سندھ اور بلوچستان میں, اور وہاں پہ انہی سرداروں نے, انہی جاگیرداروں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. بدترین قسم کا ظلم وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی غیر معمولی میرے اوپر اس کے اثرات. تو میں سمجھتا ہوں میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں کوشش کی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو عوام کی پارلیمنٹ بناؤں, غریبوں کی پارلیمنٹ بناؤں, مظلوموں کی پارلیمنٹ بناؤں, بے کسوں بے بسوں کی پارلیمنٹ بناؤں, جن کی آواز نہ ہو وہاں میں ان کی آواز بنوں. اور اس میں مجھے جتنے بھی خطرات ہیں, جتنے بھی مشکلات ہیں, جتنے بھی تھریٹس ہیں, میں اس کو انگیخ کر رہا ہوں. میں ایک مقصد کے لیے, ایک نظریے کے لیے, ایک مشن اور کاز کے لیے زندگی گزار رہا ہوں. اور جب آپ نے سیاست کرنی ہے اور جب آپ نے نظریاتی سیاست کرنی ہے, پھر یہ تھریٹس اور یہ خطرات اور یہ دھمکیاں یہ پھر irrelevant.